एक बार फिर से स्वागत है टीजीएल टॉक्स में। दोस्तों, अब तक आपने बहुत सारा प्यार दिया है और बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं। तो आज एक स्पेशल पॉडकास्ट है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। आज हमारे साथ है 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाले एस्ट्रोलॉजर, हिप्नोथेरेपिस्ट, माइंड रीडर, प्राणिक हीलर, स्पिरिचुअल गुरु, मेडिटेशन ट्रेनर, आचार्य प्रकाश शर्मा जी। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं लखन भैया? मैं भी बहुत बढ़िया। टीजीएल स्टूडियो में आपका स्वागत है। स्टूडियो में आके आपको कैसा लगा? सर, बहुत ही प्यारा सेटअप बनाया आपने और बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ की। ऑरा अच्छी है, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच आपका आने के लिए। तो जैसे कि हम जानते हैं आप एस्ट्रोलॉजर हैं और बहुत सारी चीज़ें आपने कर रखी है। जी जी। तो मैं ये पहला सवाल ही मेरा है कि एस्ट्रोलॉजी ही क्यों? बेसिकली सर, मैं ऐसी ही फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो शुरू से ही मतलब हमारे परदादा वगैरह भी पूजा पाठ ही क्या करते थे। बेसिकली हम मंदिर के पुजारी हैं, हमारा ख़ानदानी मंदिर है। और फिर धीरे धीरे इसी लाइन में तो थे। फिर 2007 में मैंने प्रॉपरली कॉलेज ज्वाइन किया एस्ट्रोलॉजी के लिए और वहाँ पे 5 साल की पढ़ाई करी। और उसके बाद फिर मैं टीचिंग में आ गया। एस्ट्रोलॉजी मैंने प्रोफेशनल तौर पे कभी यूज़ करने का नहीं सोचा था, बस एक नॉलेज, बल्कि मुझे नॉलेज चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, नॉलेज गेन कर रहे हाँ, कि भाई क्या है ये सितारे सितारे के बारे में जानना चाहता था। फिर 5 साल पढ़ाई करके काफ़ी गहरी नॉलेज ली। फिर मैंने उसी कॉलेज में टीचिंग कराने लगा। अच्छा अच्छा। 2014 तक मैंने टीचिंग कराई। उसके बाद फिर मैंने अपने खुद के पर्सनल टीचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया। अब मैं ऑनलाइन टीचिंग कराता हूँ। पूरे वर्ल्ड में मेरे स्टूडेंट हैं। अच्छा, भगवान जी का आशीर्वाद है साहब। नहीं, बहुत बड़ी बात है ये। मतलब आपने 40 प्लस देशों में आपके स्टूडेंट्स भी हैं और आपके क्लाइंट्स भी हैं। जी सर। तो बहुत बड़ी बात है ये। मतलब वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट भी हैं और क्लाइंट भी हैं। और बेसिकली इतना ही कहूँगा कि मैंने आज तक कभी अपना कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया है। उसके बावजूद जो भी है वो सब पब्लिक की माउथ पब्लिसिटी है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ तक आए और आज आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। लोग जानेंगे, बहुत लोग जानेंगे। तो इसी से मैं जानना चाहता हूँ, ज्योतिष विद्या या ग्रह नक्षत्र जो चीज़ें हैं ये क्या है? मतलब हम लोगों को थोड़ा बहुत तो पता है, मतलब प्रॉपर नॉलेज हम लोगों को नहीं है अभी तक। वो चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे। सर, बेसिकली ज्योतिष का उत्थान की बात करें तो ये बहुत मतलब इतना पुराना है कि हम इसका उल्लेख तो कर ही नहीं सकते कि किसने इनको बनाया। लेकिन फिर भी कहा गया कि शिव जी ने ज्योतिष की स्थापना करी। उसके बाद ये देवताओं में से होती 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 पाराशर जी तक आई। पाराशर जी ने फिर ये जनरल लोगों तक ही पहुँचाई। तो ज्योतिष को वैसे पाराशरी ज्योतिष भी कहा जाता है। और पाराशरी ज्योतिष में ही मैं वैदिक ज्योतिष से करता हूँ। ज्योतिष के बहुत सारे पार्ट भी हैं, लेकिन मैं हूँ वैदिक ज्योतिष। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैं ये जानना चाहूँगा, ज्योतिष विद्या है क्या? सर, बेसिकली ज्योतिष विद्या अगर सीधी भाषा में बात करूँ तो 9 ग्रह, 12 राशि और 27 नक्षत्रों का खेल है। अच्छा। इसी का काउंटिंग घुमा फिरा कर इधर से उधर आदमी के भूतकाल, भविष्य और वर्तमान काल के बारे में अंदाजा लगाया जाता है। इसी के प्लेसमेंट से आप अंदाजा लगाते हैं कि कैसे क्या उसका भविष्य, कितने मतलब कौन से प्लैनेट की डिग्री कौन सी है, कि कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है। इस तरीके से वो देखा होगा आपने। D1 चार्ट बनता है, लगन चार्ट जिसे कहते हैं। उस लगन चार्ट के हिसाब से फिर दशाएं चलती हैं। उनसे पता लगता है कि कौन सा टाइम आपके लिए अच्छा है, कौन सा आपका बुरा है, आपकी शादी की लाइफ कैसी होगी, मैरिज लाइफ कैसी वगैरह वगैरह, बच्चे कितने होंगे, कब तक होने के चांस हैं, शादी कब तक होने के चांस है, कब मकान मिलेगा, कब आपका रोजगार लगेगा, कब व्यवसाय करोगे, कब नौकरी लगेगी, ETC जिंदगी की हर बातें। बहुत बढ़िया। बहुत इस चीज़ से जानना हूँ। अभी आपने जो बात कही कि 12 हाउसेज हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, इनको थोड़ा सा डिटेल में अगर आप बताना चाहें तो ये सब चीज़ें क्या, और 27 नक्षत्र हैं, क्या बताया आपने ये चीज़? जी, 27 नक्षत्र होते हैं। बेसिकली 27 नक्षत्र जो होते हैं वो एक तरीके से नक्षत्रों के ऊपर ही ग्रहों का चलन होता है। अच्छा, ठीक है। और इन 27 नक्षत्रों के चलन से हर ग्रह का अपना अस्तित्व बदलता जाता है, थोड़ा थोड़ा। और वो जो 27 नक्षत्र हैं उनको 12 राशियों में डिवाइड किया गया है। ज़ोडिएक साइन जो कहते हैं, ज़ोडिएक साइन जिसे हम कहते हैं। उन 12 राशियों में 9 ग्रहों के चलन का जो ज्ञान रखे और आपके भविष्य के बारे में, वर्तमान के बारे में और भूतकाल के बारे में जो ज्ञान रखे, वो ज्योतिष कहलाता है। अच्छा। अब बेसिकली इन 27 नक्षत्रों से
9 प्लानेटों से और 12 राशियों से मिलकर के पूरी ज्योतिष की गणना की गई है और इसका फिर अंत नहीं है। अच्छा। आज मेरे को 20 साल हो गए इस लाइन में, लेकिन मैं आज भी सीख ही रहा हूँ। रोज कुछ ना कुछ नया निकलता है। नहीं सर, ये तो आपका एक्सपीरियंस और ये बड़प्पन है जो आप ये कह रहे हैं। नहीं और नॉलेज तो जितनी लो उतनी कमी है। जी बिल्कुल। अब ये मेरा इससे एक इंटरेस्टिंग सवाल जो सब लोग अभी तक जानते नहीं है, राहु और केतु की कहानी, मतलब असली कहानी क्या है हमको नहीं पता, लेकिन राहु और केतु से सब मतलब परिचित होना चाहते हैं कि उसकी कहानी कैसे स्टार्ट हुई और क्या है। देखो, राहु और केतु के बारे में जितनी बातें की जाए उतनी कम है। अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग जानकारों ने इनके अलग अलग उल्लेख किए हैं और बेसिकली ये कोई परमानेंटली प्लेसमेंट नहीं थी इनकी कि इनको 9 गिरोह में जोड़ा जाए। अच्छा। जैसे कि समुद्र मंथन हुआ, उसमें से अमृत निकला, अमृतों में देवताओं को जब अमृतपान कराया जा रहा था तो राहु जो थे अपना वेश बदल कर देवताओं का रूप धारण करके उन्होंने वो अमृत धारण कर लिया। अब जब अमृत धारण कर लिया तो अब इनकी कभी मृत्यु नहीं होने वाली थी। अच्छा, ये अमर हो गए थे। ये अमर हो चुके थे। अब थोड़ी देर बाद, ये कहानी सभी को पता है बेसिकली। अच्छा। थोड़ी देर बाद जब विष्णु जी को पता लगा तो विष्णु जी ने अपना वो चक्र चलाया और चक्र चलाने के बाद जो राहु थे उनकी गर्दन काट दी गई। अच्छा। वो जो राक्षस थे उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो उनकी गर्दन काट दी गई। जो उनका धड़ रहा वो केतु कहलाया और जो उनका सर था बेसिकली तो उसको राहु माना गया। अच्छा। अब जो राहु होता है वो सर होता है, उसके अंदर सोचने की अत्यंत भयंकर वाली, मतलब कह सकते हो कि वो सुपर इंटेलिजेंट माइंड है जो देवताओं को ये इंटरेस्टिंग है, मूर्ख बना करके उन्हीं के हाथों से अमृत का ग्रहण कर ले, उसका माइंड किस लेवल का होगा। और केतु जो है वो सरकटा इंसान है, मतलब कि उसकी बातों में कोई तुक नहीं है, वो कब क्या कर दे कैसे कर दे उसको खुद को पता नहीं। तो बेसिकली इनको 9 गिरोह में जोड़ा भी गया है और नहीं भी जोड़ा गया। जोड़ा तो गया है कि 9 गिरह हैं, वैसे बेसिकली हमारे 7 ही प्लानेट है। 9 गिरह में इनको जोड़ा तो गया, लेकिन राहु केतु को परछाई गिरह बना करके बोला गया कि ये परछाई गिरह, फिर इनको जोड़ा गया, लेकिन इनके बिगर भी कुंडली की गणना नहीं की जा सकती। ये हमेशा एक दूसरे के 80 डिग्री के कोण पर बैठे होते हैं, 180 डिग्री के कोण पर पे, और पूरी कुंडली का लेखा जोखा रख लेते हैं अपने हाथों में, परछाई होने के बावजूद भी। और मैं एक और बात बता दूं, जब आप ज़्यादा जानकारी इनके बारे में पाते हो तो सब प्लानेटों में सबसे पावरफुल, जो सबसे ज़्यादा पावर दी गई है सूर्य से भी ज़्यादा, वो राहु केतु को दी गई है। अच्छा, ज्योतिष विद्या में सबसे पावरफुल प्लानेटों में राहु केतु को माना जाता है। ये मतलब नई इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए तो, और लोगों के लिए भी। जी बिल्कुल, बहुत से लोग जानते हैं इसके बारे में। राहु केतु के बारे में बात हो चुकी है और लोगों को सॉल्व भी हो चुकी है कई चीजें, कहानी जानने को मिली होगी। लेकिन एक दूसरा सबसे बड़ा डर है, वो है शनि को लेकर, क्योंकि आपका शनि का मंदिर है इतना बड़ा जयपुर में। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि शनि को लेकर लोग क्या समझते हैं, शनि की दशा क्या होती है, और दूसरा 7.5 क्या होता है। 7.5 शायद दुनिया सबसे ज्यादा डरती है वो चीज से। देखिए, जैसे कि भगवान ने सभी भगवानों को या सभी गिरोह को एक डिपार्टमेंट दे दिया गया था, तो जो शनि देव जी हैं उनको डिपार्टमेंट दिया गया है कि उनको कर्म फल दाता कहा गया। अच्छा। आपने जो भी कर्म किया है इस जन्म में या आपके पिछले जन्म में, उसके हिसाब से जो आपको फल मिलेगा वो शनि महाराज जी तय करेंगे। अच्छा। अब 7.5 से लोग डरते बहुत है, वो अपने कर्मों से डरे तो ज़्यादा बेटर होगा। आप गुड कर्मा कीजिए, शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा सर। लोगों ने शनि को बहुत बड़ा मतलब ऐसे होवा बना रखा है कि 7.5 आ गई है, जीवन में क्या होगा मेरी लाइफ में, मेरे रोजगार का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जो कर्म किए हैं उसका फल मिलना है आपको। बट कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ है शनि का, कि शनि का प्रकोप, लोग डराते भी हैं मतलब बेसिकली। तो वो सर डराते हैं, वो यही मैं कह रहा हूँ ना, उनको अपने कर्मों से डरना चाहिए, ना कि 7.5 से या शनि महाराज से। शनि महाराज को डिपार्टमेंट देंगे, आप गुड कर्मा करेंगे, आपको इतना अच्छा फल देंगे शनि सर रोड पे बैठे हुए आदमी को राजा बना देता। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कर्मा, मतलब जैसे कर्म है वैसे ही कर्म फल दाता है। शनि महाराज आपके कर्म फल दाता है। आपने जो कर्म किए हैं, देखिए मैं डीपली जाऊंगा तो बहुत बड़ा डीपली हो जाएगा, क्योंकि हम उस थ्योरी को मानते हैं कि आपका पुनर्जन्म हुआ है। तो आपने जो पिछले जन्म में कर्म किए हैं, जो रह गए थे आपके, उनको भी आपको भोगना है। कई बार आदमी कहता है कि यार मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया,
तो बुरे की सेंटेंस ये नहीं होता कि आपने किसी के साथ सच में बुरा किया है, आपने अगर कोई गलत भावना भी किसी के ऊपर डाली है तो वो भी मतलब आपके तो वो भी आपकी ओरा को खराब करता है, वो भी आपके कर्मा से जुड़ता है। आपका थिंकिंग, सोचना भी, आपने चोरी करी ना करी पर आपने नीयत खराब करी कि मैं ये चीज उठा लेता हूं, तो वो भी आपका कर्मा है कि आपने गलत सोचा। हम नॉर्मली कह के चलते हैं ना कि कोई आपके सामने से जा रहा है, आपने उसको गलत नजर से देखा, तो वो भी तो गलत कर्मा है आपका। तो आपको बेसिकली प्योर होना है अपने आप, अपने कर्मों पे। सबका भला सोचिए, सबका अच्छा सोचिए, अच्छा करने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं होता कि आप किसी की पैसों से ही मदद करते हो, आपके मोरल जो आपका होता है, मोरल भी आप किसी की मदद करते हो तो वो भी आपका अच्छा कर्म है। और साढ़े साथी के बारे में इतना बता दूं कि शनि जो होते हैं वो एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। अच्छा, सिंपल है। अब जब 2.5 साल एक साथ रहते हैं तो जब भी शनि आपकी चंद्र राशि के करीब आते हैं, मतलब कि उससे एक राशि पहले, तो वहां से आपके साढ़े साथी का प्रथम पड़ाव शुरू होता है। फिर उसके बाद शनि आपकी चंद्र राशि में पहुंचते हैं 2.5 साल बाद, तो वो आपका द्वितीय पड़ाव चालू होता है। उसके बाद आता है तृतीय पड़ाव, जब शनि आपकी चंद्रमा की एक राशि आगे चले जाते हैं। इस तरीके से 2.5 के 3 पड़ावों को जोड़ करके 7.5 साल का एक टाइम पीरियड बनता है, जिसको हम साढ़े साथी के नाम से जानते हैं। बट लोग वही डर जाते हैं पहले से कि साढ़े साथी लगने वाला है या लग चुका है, उस पीरियड को कैसे निकालेंगे, वो वाली चीज़ है। देखिए सर, मैं एक बात बताता हूँ, जैसे हमारे शरीर में डॉक्टर के हिसाब से विटामिन सी, ए, बी, बीपी लेवल, शुगर लेवल एक पर्टिकुलर मात्रा में सारे होना चाहिए, उसी तरीके से ये 9 प्लैनेट है हमारे चार्ट के अंदर, इन चारों का लेवल भी बराबर होना चाहिए। अगर एक भी लेवल कहीं से कम होता है तो उससे रिलेटेड जो हमारे जुड़े हुए होते हैं उन चीज़ों में कमी आ जाती है। जैसे मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ कि आपकी वाणी का कारक होता है बुध। अच्छा, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। आपकी वाणी का कारक होता है बुध। अगर बुध आपका खराब होगा तो आपको कुंडली देखने की भी जरूरत नहीं होती, आपके सामने वाले के नेचर से ही पता लग जाता है कि भाई इसके बुध में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, उसकी वाणी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे कि थकला कर बोलना, तुतला कर बोलना, या बार बार गाली गलौज करना, या अपशब्द का बार बार प्रयोग करना, तो लग जाता है उसका बुध खराब है। तो ये आप मतलब बर्ताव से भी बता सकते हैं चीज़ें? बिल्कुल सर, जरूरी नहीं होता आपको कुंडली देखनी पड़े। आप कुंडली, जब ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से कवर होती हैं, मैं नहीं कहूँगा कि जो बेसिक के जो अभी स्टूडेंट है शायद वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो भी एक्सपीरियंस है वो बताएगा आपको, वो देख के ही बता देगा कि आपकी आंखें देखकर बता देगा भैया कि आपके लगन पे ये गिरोह का प्रभाव है, आपका फेस कट देख के बता देगा कि आपके लगन पर ये गिरोह का प्रभाव है, आपकी शादी डिले हो रही है बिना कुंडली देखे बताएगा कि शायद ये प्रॉब्लम होगी तो इस वजह से शादी की दिक्कत आ रही होगी। सबके सूत्र दे रखे हैं ज्योतिषों में, उन सूत्रों को आप ग्रहण कर लीजिए, उनको समझ जाइए, उनको घोल कर पी जाइए, आपकी ज्योतिष अच्छी हो जाएगी। और शनि से डरने की जरूरत नहीं है, सर, कर्म अच्छे रखने हैं। अपने कर्म अच्छे करिए, आप रेगुलर बेसिस पे अपने दान पुण्य करते रहिए, बस। तो इससे बहुत सारी चीज़ें सही वाला होती है, और आप अपने अच्छे कर्म, अपने विचार अच्छे रखिए तो बेसिकली सारी चीज़ें कवर होती है। अपने विचारों को करिए सर, जैसे आपके विचार होंगे वैसे आप बनना शुरू कर देंगे। तो इसी से मेरा जो दूसरा सवाल आपने बताया कुंडली के बारे में अगर बात हुई है तो वो तो हम बात करेंगे कुंडली को लेकर, लेकिन जिनकी कुंडली नहीं है या जो समय नहीं जानते हैं उनके लिए आप कैसे, जैसे आपने एक तो बताया कि बात करने के तरीके से, बिहेवियर से, बिल्कुल बिल्कुल, और क्या तरीके हैं उससे पता लग सकता है? देखिए बेसिकली कई लोग ऐसे होते हैं, कई लोग जिनका अपना, उनका टाइमिंग नहीं होता है, उनके पास अपनी कुंडली नहीं होती है, तो वो जब लोग हमसे आते हैं कोई समस्या लेकर के, तो एक तो हम उसकी समस्या को सुनते हैं पहले तो, और फिर हमें टाइमिंग होता है कि जिस घड़ी जिस पल वो बंदा हमारे पास आया है, उसने वो क्वेश्चन पुटअप किया है, तो एक क्वेश्चन पुटअप किया है, मैंने क्या कहा, क्वेश्चन पुटअप किया, तो हम उसी समय की एक प्रश्न कुंडली बनाते हैं। अच्छा, तो एक तो उस प्रश्न कुंडली से उसके सारे जवाब जो चाहिए होते हैं उस प्रश्न कुंडली से हम उसे देने की कोशिश करते हैं, और वो एग्जैक्टली परफेक्ट जाती है। अच्छा, उसके लिए आपको सोचने समझने, बस आपको एक प्रश्न कुंडली को रीड करना आना चाहिए, वो उस समय की वर्तमान कुंडली होती है। जैसे आप मेरे पास आए हो लखन भैया, और आपने कहा है कि भैया मेरे को ये समस्या है, तो हम उसी समय क्लिक करेंगे, उसी समय की एक कुंडली बनाएंगे, वो जो सारा D1 चार्ट बनेगा, लगन चार्ट बनेगा, उसमें प्लैनेटों की पोजीशन देखेंगे, और फिर आपके क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन जो पूछा है, मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन पूछा कि मेरी जॉब कब लगेगी, तो 10वें घर को पूरा लेखा जोखा देख करके वहाँ पे कौन सा प्लैनेट है उस समय, किसकी दृष्टि है,
कौन ये क्वेश्चन पुटअप करा, तो इस हिसाब से फिर उसका जवाब दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कुंडली ना हो तो ज्योतिष आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। काफी मदद हो सकती है, मतलब एग्जैक्ट चीजें निकल सकती है बिना बिल्कुल परफेक्ट सर, परफेक्ट। थैंक यू सो मच। मतलब काफी लोग पहले जो थे उनके पास टाइम नहीं था, या जो घर में पैदा हुए हैं, बहुत सारी चीजें हुई थी, मतलब बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी सिचुएशन थी। तो अब लोगों को एक उम्मीद मिल रही है कि हाँ, हम ज्योतिष विद्या से थोड़ा सा अपने बारे में समझ सकें और उस तरह से कर्म कर सकें। जी जी बिल्कुल। तो अभी जैसे आपने बताया कि बिना कुंडली के भी देखी जा सकती है दशा वगैरह जो है, वो सब चीजें बताई जा सकती है। दशा नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, Body आपके language कौन सा प्लैनेट आपकी मतलब हाँ, तो कुंडली मेरा में। यही सवाल है कि बॉडी लैंग्वेज से और बात करने का बिहेवियर जो है, इनसे आप कैसे प्लैनेट्स का पता लगाते हैं, ये थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए सर, ये बहुत सिंपल है। जब भी आप देखें कि कोई, जैसे कि हम शुरू से लेके चलते हैं कि कोई बंदा है जो अपनी बात मनवा के ही छोड़ता है, कोई भी, उसको मतलब अपनी बात से टस से मस नहीं होना है, चाहे उसने गलत बोला है चाहे सही बोला है, तो मान लीजिए कि कहीं ना कहीं उसके सूर्य में दिक्कत है। अच्छा, वो अपनी बात से टस नहीं होगा। सूर्य राजा है, राजा गलत सोचे सही सोचे प्रजा को मानना पड़ेगा, सिंपल है। तो वो एक उसका है कि वो अपनी चीज़ मना कर रहेगा। कुछ लोग हैं बहुत इमोशनल होते हैं, बार बार रोना शुरू कर देंगे, या फिर अपनी मतलब जहाँ जाएंगे वहीं अपना कहते हैं ना, वो अपनी व्यथा सुनाना शुरू कर देंगे। मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ फलाना हो गया, डीखा हो गया। कमज़ोर, हमेशा साइड में, उनका मून कमज़ोर है। अच्छा, मून कमज़ोर है, डेफिनेटली उनका मून कमज़ोर है। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा अकड़ के रहते हैं, अकड़ू टाइप्स, बात बात पर झगड़ा करना उनकी एक आदत है। वो मांगलिक होने की वजह से यही तो होते हैं, जो ज़्यादा स्थिति टूटने का वो गुस्सा होता है। अच्छा, तो वो मांगलिक हो जाता है। हाँ, ये मांगलिक का बेमतलब का गुस्सा कर जाना अलग क्वेश्चन है, बट वो जी एक जी बार उसके बारे में करेंगे। हाँ। फिर बुध अगर आपका खराब है तो आप शब्द बोलेंगे, वो आपने बताया भी पहले, झूठ बोलेंगे, मतलब झूठ बोलना, हकलाना, तुतलाना, आपका बुध खराब है। बेसिकली हम बात कर रहे हैं, और यही चीज़ जब मजबूत होती है तो उनके विपरीत होना शुरू हो जाता है। अच्छा, बुध अच्छा होगा, आपकी वाणी अच्छी हो जाएगी, आपका सूर्य अच्छा होगा, आप अच्छे तरीके से राज करोगे प्रजा की खुशी के साथ। चंद्रमा अच्छा होगा, आप खुद के इमोशंस को भी कंट्रोल करोगे, सामने वाले के भी इमोशन को कंट्रोल करोगे। इसी तरीके से मंगल होगा, टाइम पर गुस्सा, टाइम पे समझाना, टीम को टीम वर्क की तरह लेकर चलना। इसी तरीके से जब गुरु आपका होगा, अगर बुरा होगा तो आप रोड पे चलते हुए व्यक्ति को भी रोकेंगे और उसे कोई सजेशन दे देंगे। अच्छा, ज्ञान दे देंगे, मतलब भाई अपनी तरफ से कुछ ना कुछ के भाई हाँ ठीक है, ऐसे कर लेता, ऐसा हो जाता। गुरु कमजोर है तो अच्छा। और गुरु अच्छा होगा तो जब भी आपसे कोई राय लेगा तो आप उसे इतनी अच्छी राय देंगे, उसको समझाएंगे, बैठाएंगे, ऐसा करने से ऐसा होगा। तब आपका समझ जाइए जुपिटर बहुत अच्छा है। और आप जबरदस्ती आप अपनी राय थोप रहे हैं, जबरदस्ती ज्ञान दे रहे हैं, तो फिर आपका जुपिटर खराब है। शुक्र आपका अगर बुरा होता है तो आप कैरेक्टर वाइज भी ढीले हो जाते हैं, गंदा भी रहना शुरू कर देते हैं, नाखून नहीं काटना, शेव नहीं बनाना, कपड़े जैसे हो वैसे पहनना। और यही अच्छा होगा तो सब कुछ अपोजिट हो जाएगा। शनि जब भी आपका होगा बुरा होगा तो आप में आलस भरा होगा, आप मतलब काम करने के लिए टालते रहेंगे, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल की जगह परसों करेंगे, मतलब काम कुछ नहीं है, बस सोना है, पड़े है, लेजीनेस, ऑफिस से निकलने का मन नहीं हो रहा, ऑफिस में पड़े। ये आपके शनि खराब होने के लक्षण हो गए। इसी तरीके से राहु केतु खराब होंगे तो वो आपके माइंड को कई जगह डाइवर्ट कर देते हैं। मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, आधे घंटे बाद ये भी बेकार है, वो बेकार है, वो बेकार है। कंफ्यूज और भटकाना, बेमतलब के झगड़े करवाना, लड़ाई करवाना, सबके अपने अपने तरीके। तो ये सारा मतलब आप बिहेवियर और उससे पता लग जाता है, ये सारे ग्रह की थोड़ी सी। तो अब ये चीजें आपको दिख जाएंगी नॉर्मल लाइफ में, आप जब चेक करोगे तो लोगों के बिहेवियर ऐसे नजर आएंगे आपको। कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा नोटिस होंगे, मतलब अपने आप नोटिस में आएगा। बता दिया तो ज्यादा नोटिस होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये काफी नई इन्फॉर्मेशन है ऑडियंस के लिए भी। जी, आप खुद पे चेक कर सकते हैं अपने साथ। और एक और चीज़ है, इन सबको सुधारने की भी बहुत सी छोटी छोटी रेमेडीज होती है। मैं आपको एक फैमिली रेमेडी बताता हूँ। इन प्लानेटों को हमने फैमिली में भी बंटवारा कर रखा है। अच्छा। भगवान ने, अगर आपको सूर्य को अच्छा करना है तो अपने पिता की और दादा की अच्छी सेवा कीजिए, उनकी केयर कीजिए, उनका कहना मानिए, मतलब उनको खुश रखिए, आपका सूर्य अच्छा रहेगा। सिंपल है। आपको चंद्रमा ठीक करना है, अपने मम्मी की, मौसी की, अपनी बड़ी बहनों की केयर कीजिए, उनकी ज़रूरतों का सामान दीजिए, उनको ज़रूरतें पूरी कीजिए, मतलब जो भी लीगल उनकी ज़रूरत है, आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा।
मंगल के लिए छोटे भाई बहनों को खुश रखिए। अच्छा। बुध के लिए घर के छोटे बच्चों को खुश रखिए, या बाहर के जो भी बच्चे मिलते हैं उनको टॉफीज दीजिए या उनको खुश रखिए, आपका बुध अच्छा रहेगा। गुरु को खुश करना है, अपने गुरुजनों को जो अपने से सम्मानीय है उनका सम्मान कीजिए, आपका गुरु अच्छा हो जाएगा। शुक्र में आपकी सबसे बढ़िया चीज़ तो है कि आप अपने धर्म पत्नी को या अपने पति को उनके प्रति वफादार रहिए। और जिनकी शादी नहीं हुई तो गर्लफ्रेंड या छोटी बहन बराबर की, जो हम उम्र के जो है ना, हाँ जी, उनके। आपकी हम उम्र में सूर्य आते हैं, और सॉरी शुक्र आते हैं, और ख़ास तौर पर मौसी जो हम उम्र की बुआ हो, ज़्यादा फर्क ना हो, लेडीज़ों की मदद करना, उनसे वो खुश होता है। शनि के लिए अपनी जो भी लेबर है, अपने से जो नीचे तबके में काम कर रहे हैं उनको खुश रखिए। आप अपने चाचा और मामा से रिलेशन अच्छे रखिए। अच्छा। आपका शनि मजबूत हो जाएगा। और राहु के लिए जो भी और भी छोटे तबके के काम करते हैं उनकी, और केतु के लिए आप जो संत होते हैं जिन्होंने अपना त्याग कर दिया है कि दुनियादारी छोड़ दी है, जो संत होते हैं उनकी सेवा कीजिए, दान दक्षिणा वगैरह करिए। हाँ, वहाँ दान दक्षिणा दीजिए, उनकी सेवा कीजिए, तो आपका केतु अच्छा हो जाएगा। तो काफी आप नीचे मतलब घरेलू घर के अंदर रह के भी अपने प्लानेटों को आप अपने तरीके से अपने फेवर में कर सकते हैं। इसके लिए क्या होना है, आपको एक अच्छा इंसान ही तो होना है, अच्छा इंसान ही बनना, ओवरऑल तो मतलब अपना कर्म ठीक करना है, बस। तो जैसा कि आपने बताया ये सब चीज़ें जो बिहेवियर और इन चीज़ों से डिपेंड करती है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लोग मांगलिक जो शब्द है उससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि यार लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक, और शादी में क्या दिक्कत आती है इन सब चीज़ों से, वो थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, मंगल बहुत इफेक्टेड होता है खास तौर पर वैवाहिक जीवन के लिए, क्योंकि मंगल है आपके जीवन का अग्रेशन। अच्छा। किसी भी चीज़ में अग्रेशन अगर हाई लिमिट का होगा तो वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देगा। और ख़ास तौर पर लगन में बैठा हुआ कोई भी ग्रह होता है उसका पूरा इफेक्ट आपके जीवन शैली पर आता है। और वो जीवन शैली जब आपके अग्रेशन में होगी, किसी से दबने की नहीं होगी, या फिर दबने की ना कह के हम ये कहना कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होता। हाँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो मांगलिक जो लोग होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो ढल नहीं पाते हैं। इस वजह से वो काफ़ी दिक्कत में आ जाते हैं, खासतौर पर मैरिज लाइफ में या फिर क्लोज रिलेशनशिप में। अब जब क्लोज रिलेशनशिप की बात आती है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जबकि वो बिहेवियर वहाँ पे भी लागू हो रहा है। अच्छा। बट मांगलिक जीवन में जब बात शादी की बात आती है तो हम उसे बहुत बड़ा चढ़ा कर बात करते हैं। हाँ। जबकि वो दोनों चीज़ें लागू हो रही है, आपके हर रिलेशन में लागू हो रही है। अब मंगलिक केवल इतना ही नहीं है सर, मंगलिक होना मतलब ये मान लीजिए कि शायद मेरे हिसाब से 50% कुंडलियों में मांगलिक दोष पाया जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मंगल एक ही घर में बैठा हो, मंगल आपके लगन भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में अगर मंगल बैठा हो तो आपको मांगलिक दोष लगता है। बट ये भी देखा गया है कि रियल जो मांगलिक दोष होता है वो कुछ कंडीशन पे ही लागू होता है। मंगल दोष होते तो बहुत हैं, लेकिन उनको भंग होने के भी बहुत योग होता है, जो कि लोग मेरे ख्याल से कुछ ज्योतिष हैं वो इसको मानते हैं कि वो मंगल दोष भंग होता है, और वो प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाई भी देता है। तो इसके भंग होने के भी काफ़ी हो गए। पर ऐसा डरना नहीं चाहिए मांगलिक होने के लिए। मांगलिक के बहुत से उपाय हैं। मांगलिक लड़का या लड़की हो तो मांगलिक लड़का ढूंढिए, उससे भी सूर्य से भी कट जाता है, शनि से भी कट जाता है। तो कंपलसरी है मतलब कि अगर मांगलिक लड़का है तो मांगलिक लड़की होनी चाहिए, लड़की है तो लड़का भी होना चाहिए? देखो, बेसिकली होना तो यही चाहिए, लेकिन देश काल परिस्थितियाँ बहुत कुछ बदल चुका है। अगर आज की ज्योतिष को आप पुरानी ज्योतिष के हिसाब से लेके चलेंगे तो आज जीवन वैसा नहीं है, बिल्कुल भी वैसा जीवन नहीं है। आज हर आदमी की जेब में मोबाइल है, और मोबाइल क्या है पता है आपको? क्या है? आज की जनरेशन में राहु। अच्छा। आपका अगर राहु खराब हो तो कभी मोबाइल दान कीजिएगा किसी को, बहुत फायदा होगा। तो ये रेमेडी है लोगों के लिए? हाँ, ये राहु के लिए एक अच्छी रेमेडी है, आप मोबाइल डोनेट कर सकते हैं। बट आपको एक बात बता दूं, क्योंकि उस जनरेशन के हिसाब से आज की जनरेशन नहीं हो चलेगी सर। अच्छा, एक नॉर्मल बात करते हैं हम। पहले अगर हम देखते थे, ज़्यादा नहीं बात करूंगा, पुरानी 2000 से पहले कितनी शादियां टूटी थी आपके आसपास के लोगों में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में। लेकिन अगर आप इसको 2005 के बाद काउंट करोगे ना, तो आपके हर दूसरे मकान में शादी के लाइफ में लफड़े नजर आएंगे। सिंपल है। ऐसा क्यों सर? मोबाइल। अच्छा, लेकिन 2000 के बाद अच्छा मोबाइल की जनरेशन चालू हो रही थी, धीरे धीरे एक तरीके से आ रहा था। हाँ। आजकल किसी चीज को बढ़ाने के लिए, देखिए राहु, मैंने मोबाइल को राहु क्यों कहा?
किसी भी चीज़ को बहुत न्यूक्लियर तरीके से फैला दिया जाए, उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है आज? मोबाइल का। एक मैसेज 1000 आदमियों के पास या 10,000 आदमियों के पास एक क्षण में पहुंच जाता। आज चाय के ऊपर तलाक हो जाते हैं सर। आप मांगलिक को क्यों दोष दे रहे हो? अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी है एज पर आपकी हॉरोस्कोप, और सामने वाले की भी ठीक ठाक है, तो आप अपनी ज़िंदगी काट लेते हो। लेकिन आपकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम है, सामने वाले की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, आप किसी अच्छे ज्योतिष से बात नहीं करते हो शादी से पहले, फिर बाद में कुंडलियाँ लेके पहुंच जाते हो कि साहब प्रॉब्लम हो रही है, और दोष दे देते हो मंगल है। तो मंगल को दोष ना दीजिए, पहले अच्छे तरीके से अपनी कुंडली चेक कीजिए, अपने बिहेवियर को चेंज कीजिए, और फिर उसके बाद कीजिए। मांगलिक दोष लगेगा नहीं आपको। हाँ, मांगलिक के लिए मांगलिक ढूंढना ये है अनिवार्य, है अनिवार्य। और ये आपने काफ़ी अच्छी चीज़ बताई। एक यंगस्टर में एक बहुत सारी चीज़ें चल रही है अभी कलर को लेकर, कि ये कलर पहनना चाहिए, ये कलर नहीं पहनना चाहिए, इस कलर की घड़ी होनी चाहिए, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है कलर थ्योरी को लेकर। देखिए, ज्योतिष को इस समय ना कई पर्टिकुलर कितने भागों में बांटा गया है, शायद आज काउंट भी नहीं है। अच्छा। कोई लाल किताब लेके बैठा है, कोई केपी लेके बैठा है, कोई नाड़ी ज्योतिष लेके बैठा है, कोई रमन रज्जु ज्योतिष लेके बैठा है। आजकल न्यूमरोलॉजी बहुत चल रही है, टेरो कार्ड बहुत चल रही है। ये पार्ट सब ज्योतिष की ही है, ज्योतिष देखा जाए तो घुमा फिरा के ये उन्हीं चीज़ों में आती है। तो कोई कहता है आपके मोबाइल के नंबर चेंज कर लो, लास्ट डिजिट चेंज कर लो, शुरू की डिजिट चेंज कर लो, बीच में इतने नंबर नहीं आने चाहिए, फलाना ढीखा तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ ये, वो सब कुछ अपना अपना तरीका है। मैं आपको वैदिक ज्योतिष के बारे में बात करूंगा क्योंकि मैं उसी पे ध्यान देता हूँ और मैं वही जानता हूँ। मुझे नहीं, आपका परिवार भी उसी चीज से जुड़ते आ रहा है और मैंने पढ़ाई भी इसी की करी है सर, और मैं देखता भी वैदिक ज्योतिष हूँ, वैदिक पाराशरी ज्योतिष। उसके अंदर ही कहा गया है कि सर आप अकॉर्डिंग जो आपका प्लानेट योग कारक हो, बलवान हो, कुंडली में अच्छा फल देने वाला हो, अगर आप उसके अकॉर्डिंग कलर पहनेंगे तो वो आपको ज़्यादा फायदेमंद होगा। जैसे कि अभी मेष राशि हो, मेष राशि का लगन हो आपके पास, तो आपको लाल कपड़े, लाल टी शर्ट, लाल चीज़ का दान करना ये आपके लिए अच्छा है। वृषभ हो, जैसे कि उसका मालिक शुक्र होता है, तो शुक्र राशि के अंदर आप वाइट चीज़ें दो, दूध दही या वाइट चीज़, वाइट कपड़ा पहनना, शरीर पर इत्र लगाना, खुशबूदार रहना, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनना, न्यू फैशन को यूज़ करना, बस। तो शुक्र आपका तो वो उसी तरीके से जुड़ता जाता है। शनि आपका मजबूत हो तो आप काले कपड़े पहनिए, आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। बुध आपका मजबूत है तो हरे कपड़े पहनिए, हरी टी शर्ट पहनिए, आपको उसमें मजबूती मिलेगी। लेडीज़ हो तो हरी साड़ी पहनिए, हरा सूट पहनिए, बस। इसी तरीके से गुरु में पीला चलता है, और अपने राहु में नीला चलता है, और केतु में चटकीला कलर। चटकीला मतलब चमकीला मतलब नहीं कहेंगे, उसमें 5-7 कलर मिक्स हो। अच्छा, वैसे 5 कलर कम से कम मिक्स हो तो वो केतु कहलाता है। केतु का जैसे दान भी झंडा होता है, जो 5 कलर का झंडा होता है, आपने देखा होगा पचरंगी झंडा जिसे कहते हैं। तो वो जैसे 5 कलर किसी में भी हो, तो चटकीला कलर जैसे होता है ना, 5 एक साथ कलर मिक्स हो, वो केतु के कहलाता है। तो जो बलवान आपका ग्रह हो, अगर आप किसी ज्योतिष से बात करके पहनेंगे तो वो सक्सेस होने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। देखिए, ज्योतिष आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकता है, मैं खुद कह रहा हूँ। उसका एक रीज़न है सर, ज्योतिष आपकी लाइफ में आपको अच्छे और बुरे समय का ज्ञान देता है। अच्छा। कि आज आपके लिए गुड टाइम है, अगर आप रिस्क लोगे तो चांसेस हैं कि आप इसमें सफल हो जाओ। सिंपल इतना जरूर कहेगा कि आज बारिश होने के चांस हैं, आप घर से बाहर निकलो तो छाता लेके चलो, तो शायद आप भीगने से थोड़ा बच जाओगे। वो बारिश को नहीं रोक सकता, आपके जीवन में बारिश आनी है, वो आएगी, लेकिन उस समय संभल के रहोगे तो वो आपको फायदेमंद आगाह कर देता है, थोड़ा सा पहले बता देता है, ये उपाय बता देता है कि उस चीज से थोड़ी सी चीजें टल जाएगी। आप बारिश को नहीं रोक सकते, उसको तो बरसना है, बट आप उस समय छतरी लेकर जाओ, रेनकोट पहन के जाओ, बाइक की जगह कार लेके जाओ, तो शायद आप भीगने से बच जाओगे। बारिश बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, मतलब समझने के लिए ज्योतिष विद्या को आपने। जी सर, काफ़ी सारी नई इन्फॉर्मेशन आपने दी है। एक मेरा सवाल है कि हाउ एस्ट्रोलॉजी चेंजेस अ पर्सन्स लाइफ। देखिए सर, मैं इसके बारे में इतना ही कहूँगा कि यस, एस्ट्रोलॉजी कैन चेंज योर लाइफ, और नो, एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकती। इसका दोनों जवाब है, हाँ और ना भी। हाँ मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि यस, एस्ट्रोलॉजर को ये पता होता है कि आने वाले कुछ समय या आने वाला समय आपकी लाइफ का कैसा रहेगा, आप इसमें डाउन शेडो में जाओगे या अप शेडो में जाओगे। उस समय आपको रिस्क लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए,
वो आपको मार्गदर्शन कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है। तो जब आपका ये लग रहा है कि आप यहाँ पे ग्रोथ करोगे तो आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। आप एस्ट्रोलॉजर आपसे कहेगा कि आप रिस्क ले सकते हो, आपके यहाँ पर सफल होने के किस समय में कौन सा रिस्क लेना चाहिए, हाँ, सफल होने के या सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी आपका जो भी टाइम पीरियड चल रहा है, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और आपका ट्रांजिट जो है अभी आपके लिए फ्रूटफुल है, ये आपके फ़ायदेमंद होगा, तो आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हो, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब ये जो टाइम चल रहा है आपका, ये डाउन शेडो है, इसमें आप जितनी कोशिश करोगे शायद उतना फल ना मिले, उतनी तरक्की ना कर पाओ, या फिर डाउन शेडो में चले जाओ। तो वो हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है जब आपकी दशा, अंतरदशा, आपकी ट्रांजिट, आपकी जो देखते हैं हम कुंडली, उससे पता लग जाता है। तो यस, अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करते हो, उस समय रिस्क नहीं लेते हो, तो यस, ये आपके लिए फ्रूटफुल हो जाता है। तो यस, वो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। और मान लीजिए आपकी लाइफ में डाउन शेडो तो आ रहा है, मतलब मान लीजिए कि हमें कई बार पता लगता है कि आपके छठे भाव की दशा चल रही है। अब जो छठा भाव होता है हमारी बीमारी का होता है, हमारे कर्जे का होता है, हमारे दुश्मनों का होता है। तो अब मान लीजिए कि आप, क्योंकि दुश्मन कोई भी बन सकता है, बीमारी कोई सी भी लग सकती है, और अगर कर्जा तो दुनिया का सबसे बड़ा शराब है इस दुनिया का। तो अगर ऐसी कोई दशा चल रही हो, ऐसा ट्रांजिट चल रहा हो, तो उस समय हम आपको मना ही करेंगे ना कि सर आप इस समय रिस्क मत लीजिए, ये जो टाइम पीरियड है 6 महीने, 10 महीने, 8 महीने, साल भर, 2 साल, इस टाइम को निकालिए, उसके बाद हम रिस्क लेंगे तो शायद हम ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे। तो यस, आपको एस्ट्रोलॉजर आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकता, बट आपको गाइड कर सकता है कि आपको किस समय कौन से रिस्क पे काम लेना चाहिए और किस समय ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक आपने बारिश वाला एग्जाम्पल दिया था कुछ पहले भी, हाँ, वो वही बिल्कुल एग्जाम्पल वही है कि बस आपको पता हो कि बारिश आने वाली है तो घर से छतरी लेके निकलो, तो शायद भीगने से बच जाओ। और उससे आपको अंदाजा होता है ना कि सर, कि अब हम शिमला में जा रहे हैं तो हम कंबल लेके जाएं, जैकेट लेके जाएं, ताकि वहाँ जाकर कोई हमें सर्दी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, आपको पता ही ना हो, आप फ्लाइट से उतरते हो, वहाँ पता लगता है आपका टेम्परेचर यहाँ तो 30 है, वहाँ जाकर -2 हो गया है, तो आप किस तरीके से सर्वाइव कर पाओगे। लेकिन आपको प्रिपरेशन है, आपके पता है, आपने सर्च करके गए हो कि जब मैं 4 घंटे बाद वहाँ फ्लाइट लैंड करेगी तो वहाँ इतना टेम्परेचर होगा और मुझे ये तैयारी करके जानी है, तो शायद आपको दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल वही है। तो इस वे में एस्ट्रोलॉजी हेल्प करती है लोगों को, आपको एस्ट्रोलॉजी गाइड करती है सर, गाइड करती है कि आपको ये स्टोन अच्छा रहेगा, इस प्लैनेट जो आपका पीसफुल प्लैनेट है, इसकी रश्मि आपको चाहिए और वो थोड़ी कम है, तो उसके लिए आप स्टोन पहनिए, वो गाइड करेगा, तो फिर ऑटोमेटिकली आपका वो काम करता है। सर, मेरा एक पर्सनल सवाल था जी कि स्टोन के बारे में अगर आपने बात छेड़ी है तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कई लोग कहते हैं कि ये स्टोन पहनिए, मतलब मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, बट मैं कंफ्यूज हूँ कई चीज़ों को लेकर यार, और लोग भी कंफ्यूज होंगे कि कई बोलते हैं ये स्टोन पहनिए, कई बोलते हैं वो उतार दीजिए, कई बोलते हैं ये पहनिए, तो उसके रिलेटेड मतलब कैसे वो मन में जो आशंका रहती है कि क्या सही है क्या गलत है, वो कैसे पता लगे। देखिए सर, स्टोन एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि स्टोन एक ऐसी चीज़ होती है जो एनर्जी को एब्जॉर्व करती है, आपके आसपास की जो एनर्जी होती है उनको भी एब्जॉर्व करती है। और ये प्लैनेट भी क्या है सर, आपने कभी ये तो हमेशा सुना होगा कि शनि की वजह से ऐसा हो गया, राहु की वजह से ऐसा हो गया, कभी राहु आकर आपके हाथ पकड़ते हैं क्या? आपने कभी देखा है? ये सब कुछ हमारे शरीर में 5 तत्व है, इन 5 तत्वों से हमारा ये शरीर बना है, हम जानते हैं। और इन 5 तत्वों का इस आकाशीय ब्रह्मांड से एक रिश्ता बना हुआ है, मैग्नेटिक। ये आपके शरीर को चुंबकीय तत्वों की तरह खींचती है, आपकी ऑरा को, आपकी रश्मि को, और वो अपनी एनर्जी भी देती है। ये एक आदान प्रदान की चीज़ है। किसी भी प्लैनेट की रश्मि अगर हमारे पास कम होती है और वो हमारे लिए योग कारक प्लैनेट है, जैसे कि वो हमारे लिए फ्रूटफुल है और उसकी डिग्री वाइज वो कम है, कमजोर अवस्था में हो, उसको बलवान करना होता है, तो हम उस स्टोन को प्रोवाइड कराते हैं। सामने वाले को कहते हैं कि आप अगर ये स्टोन पहनोगे तो वो लेवल कंप्लीट होगा। ये बिल्कुल एक वैसा ही है जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो, डॉक्टर चेक करता है, आपकी पूरी बॉडी का चेकअप करता है और उसे पता लगता है कि विटामिन सी की कमी है, तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे? आपको विटामिन सी की गोलियां देंगे कि सुबह शाम इनको लेनी है। तो उससे क्या होगा, आपके शरीर का विटामिन सी लेवल सही हो जाएगा, बढ़िया आ जाएगा, लेवल में आ जाएगा, जितना उनको चाहिए उतना आ जाएगा, डॉक्टर साहब को जितना चाहिए ना, और जितना आपके शरीर को उतना चाहिए। वैसे ही जब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास,
क्योंकि वो आपको ये नहीं कहेगा कि 9 अंगूठियां बनाकर रख लो, जिसकी दशा है पहन लो, जिसकी दशा है उतार दो। सर ऐसा कभी नहीं होता और वो किसी के लिए फ्रूटफुल भी नहीं होता। आपके लिए शास्त्रों अनुसार 3 स्टोन आप पहन सकते हो, लग्नेश, पंचमेश और नवमेश। इन तीनों में एक तो आपको ये देखना है कि कहीं रियल में कोई कमजोर भी है कि नहीं है। मतलब विटामिन सी आपके शरीर में पूरा है। मैं एग्जांपल दवाइयों का ले रहा हूं, बात प्लानेटों की कर रहे हैं। विटामिन सी आपके शरीर में पूरा है, उसके बावजूद भी अगर विटामिन के कैप्सूल आपको दिया जाए तो वो आपके शरीर के लिए बेकार ही होगा। क्योंकि विटामिन सी का लेवल बढ़ जाएगा तो विटामिन डी अपने आप कम हो जाएगा। तो अगर उसकी कमजोर है और ज़रूरत है कि आपको वो स्टोन पहनना चाहिए तो एस्ट्रोलॉजर को रेफर करना चाहिए कि हाँ आप ये स्टोन पहनिए, ताकि लेवल में आए और इसकी जो रश्मि कम है वो आपके शरीर में बराबर हो। तो ये बहुत बड़ा साइंस है। किसी दिन मिलेंगे इस पर, स्टोन के ऊपर ही पूरा वीडियो बन जाएगा तो भी कम पड़ेगा टाइम। अगर ऑडियंस पॉडकास्ट पूरा एक स्टोन के ऊपर चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम स्टोन पे भी बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं। हम राशि के अनुसार बात करें, राशि के अनुसार बात करें, 12 राशियों के। तो जैसे कि इतनी सारी बातें हुई, एक सवाल मेरा है, जैसे आप देश विदेश में घूमते हैं, पूरे आपके वहाँ के क्लाइंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, तो अभी जनरली इस टाइम पे लोग क्या समस्या आपके पास लेके आ रहे हैं? देखो मैं कई सालों से ये काम कर रहा हूँ, तो मैंने शायद जिंदगी की हर प्रकार की, हर तरीके की समस्याएं सुनी है, देखी हैं, उनका सॉर्ट आउट भी किया है और देखा है कि हर प्रकार की समस्या लेके आता है। अब तो मैं आधा वकील बन चुका हूँ, आधा डॉक्टर बन चुका हूँ। मतलब होता है सर, हर चीज की नॉलेज आ जाती है। आधा बिजनेसमैन बन चुका हूँ कि बहुत से बिजनेसमैन आते हैं, वो शेयर मार्केट कैसे डाउन हो रहा है, कैसे जा रहा है, मतलब आधे से ज्यादा ज्ञान अपने आप आ चुका है। मतलब इस तरह के लोग आपसे मिलते हाँ, हैं वो तो कल्चर बन जाता है। आधा मॉडल बन चुका हूँ बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं जो अपने क्लाइंट होते हैं, तो सबकी बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज है। बट देखा जाए ना तो ज़्यादातर जो भी आता है अपने करियर को लेकर ज़्यादा फोकस होता है कि आगे क्या होगा, आगे वाले साल कैसे होंगे, कब ट्रांसफ़र होगा, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, या फिर हमारा बच्चा है अब उसको करियर चुनना है, क्या कराएं उसको, आईटी में भेजें, इंजीनियर बनाएं, डॉक्टर बनाएं, क्या करें उसके साथ। तो और मैं एक बात और बताता हूँ सर, ये करियर में आपको एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा मदद करती है। अच्छा, करियर चूज करने में, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके अंदर जन्मजात इनबिल्ड होती है, भगवान ने आपको बनाया उस वे के लिए। अगर आप वही काम करते हो तो आपको एक सपोर्ट मिलता है गॉड का, या पीछे से एक बैक सपोर्ट मिलता है कि आप उस लाइन पे चलना शुरू करते हो और वो आगे बढ़ते जाते हो। उस चीज़ को करने में आपको पसंद भी आता है। वो एक 3 इडियट फिल्म भी आई थी इसी के ऊपर, देखा होगा। काफी इन्फ्लुएंस है, मतलब मेरी लाइफ पे तो है और बाकी लोगों की भी लाइफ पे। क्योंकि अगर आप जबरदस्ती किसी से कोई चीज करवा भी लोगे तो वो के पैर से नहीं करेगा, दिल से नहीं करेगा। तो आपका इनर होना चाहिए, और आपकी सक्सेस होने का एक सबसे बड़ा मूल मंत्र है सर, ये किसी भी फील्ड में ले लो, आप जब तक सक्सेस नहीं होगे जब तक आप अपने काम से प्यार नहीं करोगे। ऐसे अगर मैं एस्ट्रोलॉजर हूं तो मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी से प्यार करता हूं। मैं 24 घंटे इसी के बारे में हमेशा रहता है कि कोई क्या चलता है, कैसे क्या हो रहा है, मतलब चलते फिरते दिमाग में ही रहता है कि सामने भी दिखता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से कोशिश करता हूँ कि यार कौन सा प्लैनेट है जिसकी वजह से ये ऐसी हरकत कर रहा है या इस तरीके का ये अच्छा बिहेव कर रहा है। तो आप जब तक अपने काम से प्यार नहीं करोगे ना सर, आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। और क्या है सर, सक्सेस क्या है? सक्सेस है एक अच्छा डॉक्टर जो बहुत अच्छा है, वो सक्सेस है। एक अच्छा क्रिकेटर जो क्रिकेट में उसने अपना सब कुछ दे दिया, प्यार करता है उससे, उसने खाना पीना सब कुछ अपना रहन सहन बदल दिया, वो सक्सेस है। तो सक्सेस हर किसी के पास है, बस वो जो कर रहा है उसको दिल से करे। तो वो जो बैक सपोर्ट मिलता है कैरियर में, तो वो अंदर से मिलता है, वो इनबिल्ड होता है। तो अगर आप अपने कैरियर अपने प्लैनेट के अकॉर्डिंग चूज करते हो तो आप ज़्यादा सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वो जो भी मेहनत है वो उसी फील्ड में करोगे तो आपको और सक्सेस मिलती जाएगी। और फिर बाकी जो सेकंड आता है वो फैमिली मैरिज इश्यूज, फैमिली इश्यूज, जमीन जायदाद, किसी को मकान लेना है, किसी को गाड़ी लेनी है, किसी का मकान बिक नहीं रहा है, वो सारी मतलब लगभग सभी समस्या होती हैं, लेकिन कैरियर वाइज ज़्यादा होती हैं। और फिर एक होता है मैरिज लाइफ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बेटर आपकी ज़िंदगी का हाफ होता है। तो वो भी
मैरिड लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट बहुत रोल important प्ले करती करता है रोल प्ले करती है, क्योंकि आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ में कहते हैं ना यू टर्न आता है या 180 डिग्री का चेंज आता है, और वो अच्छा होना चाहिए। उसके लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जी सर। नहीं तो बहुत अच्छी बात है सर। इसी से मैं जानना चाहूंगा, अब आपने बताया इतने तरह के लोग आपके साथ ये चीजें पूछने आ रहे हैं, तो आपकी रेमेडीज किस तरह की होती है? देखो, रेमेडीज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो दशा अंतरदशा प्रतिदशा चल रही है वो, और बहुत सारी चीज़ें होती है कि हम शनिवार की रेमेडी अलग होती है, मंगल की अलग होती है, बुध की अलग होती है, गुरु की अलग होती है, शुक्र की अलग होती है। बट मैंने शायद अपनी बात हो चुकी है। हाँ, आपने थोड़ा बताया था कि एक नेचुरल वे में आप अपनी फैमिली में Behavior अपने करें। आसपास के एटमॉस्फेयर के साथ एक अच्छा बिहेवियर करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं शुक्र। शुक्र आपकी ज़िंदगी का लग्जरियस पार्ट है, आपके ऐशो आराम का पार्ट है, आपको एबेंडेंस का पार्ट है। अगर आप उसको सही करना चाहते हैं ना, तो आप अपने हस्बैंड और वाइफ जो भी हैं उनके साथ ईमानदार रहिए, वफादार रहिए, अच्छे से उनके साथ बिहेव कीजिए, उनको अच्छे तोहफे दीजिए। अगर आपका शुक्र अच्छा होगा, आपकी लाइफ में लग्जरियस फेमसनेस आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ती ही जाएगी। मतलब आप जिस भी चीज़ में चाहते हैं, अट्रैक्शन पावर आपका बढ़ेगा, पर आपको रहना पड़ेगा ईमानदार, वफादार अपने, क्योंकि आपका शुक्र जीवन साथी है। आप अपने फादर की रेस्पेक्ट करेंगे, उनकी कदर करेंगे, तो आपका सूर्य बलवान होगा। राजनीतिक तौर पर आपको या फिर राज से या फिर सरकारी चीज़ों में आपके अड़चने नहीं आएंगी। आप शनि के साथ अच्छा बिहेव करेंगे तो आपके मजदूर आपके साथ अच्छा आपको कमा कर देंगे। आपका टीम वर्क जो होता है वो अच्छा होगा, लीडरशिप क्वालिटी और साथ में टीम वर्क वो इम्प्रूव करेगा। क्योंकि अगर आपके वर्कर अच्छे होंगे ना, तो आप सक्सेस अच्छी करोगे। आप उनके साथ गलत बिहेव करोगे और आप सक्सेस भी चाहोगे, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो बस मैं ये कह रहा हूँ कि सर, रेमेडी से ज़्यादा आप अपने बिहेवियर पे कंट्रोल करिए। एक अच्छे इंसान बनकर तो देखिए, ऑटोमेटिकली आपके सारे प्लैनेट सेटल में आना शुरू हो जाएंगे। और सर फिर भी कुछ ना हो रहा हो तो फिर है हमारे कर्मा, कुछ जो हम करके आए, कुछ कर्मा के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे साइन, हमारे रिश्तेदारों से, हमारे जीवन साथी से, तो फिर वो भोगना पड़ता है। तो आप चाहते हो कि अगला टाइम अच्छा हो जाए, तो अभी से अच्छा शुरू कीजिए। अभी से छोटे मोटे मैं काम, ये नहीं जैसे कहता ना कह आप रहे थे दुनिया को मत बदलिए, आप अपने आप को अच्छा कीजिए, अपने और आप को। थोड़ा वो आपने कहा था चारा वारा गाय को भी हाँ, खिलाइए थोड़ा देखिए सा। ये गुड कर्मा ही है ना। गाय को चारा डालना है, गरीबों की मदद करनी है, भूखे को खाना खिलाना है। और कुछ रेमेडीज कुछ अलग भी होती हैं इनके, जैसे डिफरेंट होती हैं। पूजा पाठ भी करनी है, कौन सा पाठ करेंगे तो कौन से प्लैनेट को लेवल में लिया जा सकता है, मतलब उनको फेवरेबल किया जा सकता है। और फिर डिटेल अगर इन्फॉर्मेशन लोगों को चाहिए होगी तो वो आपको इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। इंस्टाग्राम की लिंक हम आपकी इनकी प्रकाश जी की हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप इनको डीएम कर सकते हैं और डिटेल्स आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं वहां पर। जी जी बिल्कुल। किसी को पर्सनल गाइडेंस कुछ चाहिए होगी तो जी जी बिल्कुल, जब भी मौका मिलेगा। ये जयपुर में अवेलेबल है वैसे, और फोन पे तो हर जगह आप इतने मतलब टूर करते ही हैं और इतनी चीजें करते ही हैं, तो आपका सब प्यार है आप लोगों का। अभी आपने एक बात करी थी, मेरा आखिरी सवाल है, मतलब आपका टाइम ले लिया काफी, लेकिन बस एक सवाल रह गया है मेरा। अभी आपने कर्मा की बात करी जी, तो यंगस्टर्स में कर्मा को लेकर काफी कुछ कंफ्यूजन है, प्लस कई स्टेटमेंट्स बना दिए उन लोगों ने, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है कर्मा को लेकर? देखिए, कर्मा बहुत पावरफुल चीज है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आप भोगोगे। सिंपल थ्योरी आप ये मान के चलिए। आप कर्मा एक ऐसी चीज है कि आपने आज कुछ अच्छा किया है या बुरा किया है, आपने एक बीज बोया है। इंस्टेंटली कर्मा बहुत कम लोगों को मिलता है, लेकिन कर्मों का फल जरूर मिलता है। और कर्मा एक इतनी पावरफुल चीज है सर, कि आपने अगर आज किसी के साथ दगा किया है, या मान लीजिए कि आपने किसी को चांटा मारा, ठीक है, तो वो चांटा आपके ऊपर नहीं आएगा। वो चांटा आप जिसकी रेस्पेक्ट करते हो उनके ऊपर आपकी आंखों के सामने आएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। और शायद वो दुख आपके गाल पर जो पड़ा ना, उससे ज्यादा बड़ा दुख होगा, वो सहन करने लायक नहीं होगा। तो अगर आप किसी के साथ दगा करते हो, तो
जरूरी नहीं है कि आप ही के साथ दगा हो, अब आपके बच्चे के साथ या आपकी बेटी के साथ वो चीज़ हो, वो सहन नहीं होगा। सहन नहीं होगा। अल्टीमेटली इट रिटर्न्स बैक। ये रिटर्न्स बैक, और वो उसी तरीके से मिलेगा, और पर उसका कई गुना जाकर होगा। अगर आपने किसी का भला किया है सर, तो मे भी शायद आपका भला ना हो। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि इंस्टेंटली कर्मा नहीं दिखाई देगा ना। कर्मा का फल दिखेगा आपको, हो सकता है 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, उसका कोई अल्टीमेट नहीं है, पर वहाँ लिखा हुआ है वो फल देगा, इसी जन्म में मिलना है। गीता में साफ लिखा है श्री कृष्ण ने, कर्मों का फल तो भोगना है। सही बात है। तो होगा क्या, आपने किसी के साथ अच्छा किया, किसी की मदद करी, तो मैं भी शायद वो घूम फिर करके आपकी बच्चे की मदद करे, और उस वक्त जब उसको बहुत ज्यादा नीड हो। क्योंकि आप किस फैमिली में आए क्यों हो, वही आपके माँ क्यों बने, वही क्यों पापा बने, ये सब आप एक कर्म कांटेक्ट होता है हमारा किसी के साथ। इसके ऊपर जाएंगे तो बहुत लंबा डिटेल हो जाएगी, लेकिन हम इसी घर में क्यों पैदा हुए, हमारे यही माँ बाप क्यों हुए, यही मेरी पत्नी क्यों हुई, यही मेरा बच्चा क्यों ना हो, आप उन सबसे कर्मा से कनेक्टेड है। उस कर्मा को झेलने के लिए, पूरा करने के लिए आप यहाँ आए हो। अब उस कर्मा को बढ़ाना है, घटाना है, अच्छे वे में लेके जाना है अगले जन्म के लिए, या आने वाले कुछ सालों में अच्छे बुरे के लिए, वो आपका आज का बिहेवियर तय करेगा। तो आपका आज का चरित्र तय करेगा कि आपके आने वाला कल क्या होगा। क्या बात है सर, मतलब इतना अच्छा थॉट आपने दिया सर। इसी में मैं एक छोटी सी बात और पूछना चाहूँगा, जो यंगस्टर्स हैं, अगर वो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहें या एस्ट्रोलॉजी में जो इंटरेस्टेड लोग हैं, वो कैसे इसको आगे एज अ परस्यू कर सकते हैं? सर मैं तो कहूँगा कि इसको बहुत बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये जो अपने कुछ चीज़ें स्पिरिचुअल लाइन से जुड़ी हुई है ना, वो धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट बहुत है सीखने में, बहुत है, पर एक इनको सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, और सही कॉलेज नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर ये सही टाइम नहीं दे पा रहे। तो सीखना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं। बहुत सी चीज़ें, हमारे दादाजी और जो थे हमारे नाना जी दादाजी, वो इनको मुहावरों के तौर पे किया करते थे। मतलब अच्छा। एक श्लोक होता है ना, वैसे हाँ, श्लोक चल रहा है और उसमें पूरी एस्ट्रोलॉजी आ गई है सर। मतलब जो पर्टिकुलर जिस चीज़ के बारे में, आज हम वो चीज़ें खो चुके हैं। हम गणित को ले गए, हम कंप्यूटर पे आ गए, हमने सब कुछ मोबाइल में स्टोर कर रखा है। आप हमें डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, हम उसे इनपुट करेंगे और वो सीधा सामने आ जाएगा। अब हमें गणना करने की भी जरूरत नहीं। तो काफ़ी चीज़ें लुप्त हो रही हैं, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसमें आगे आए और बढ़ चढ़ कर भाग लें। और आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं भी आपको बता दूँ। हाँ, ये भी आपको गाइड कर देंगे। अगर आचार्य जी से आप कांटेक्ट करना चाहें तो वो डीएम कर दीजिए, हम इंस्टाग्राम जी पे बता चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए तो लोग आपसे प्रश्न पूछेंगे इस जी चीज़ को जी लेकर, तो आप उनको ये टीजीएल फैमिली के लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, इनकी तरफ से आया है, आचार्य जी की तरफ से। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप यहाँ टीजीएल स्टूडियो में पधारे और इतना सारा ज्ञान आपने बांटा और लोगों को समझाया, और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, वो लोगों को भी समझने को मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका भी थैंक यू, आपने मुझे इस काबिल समझा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है हमारे पास। अरे वाह सर, टीजीएल की तरफ से छोटा सा तोहफा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो गाइज, ये थे आचार्य प्रकाश शर्मा जी। आज का पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ये हमारा एस्ट्रोलॉजी पे पहला पॉडकास्ट था, इसलिए दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और कुछ नया सीखने को मिले तो लाइक जरूर करना। लाइव अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।